स्टूडेंट्स, बेटा केमिकल बॉन्डिंग है लेक्चर नंबर 7 और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ा। कोवेलेंट बॉन्ड अलग होता है, आयोनिक बॉन्ड अलग होता है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसा डेवलप होता है वो हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले, ठीक है, जो प्रोसेस है उसको मैंने एक्सप्लेन कर देता पहले, फिर बाद में उसकी डेफिनेशन लिखूंगा। ठीक है ना, कंसीडर करते हैं बेटा कि यहाँ पे एक अनायन है, मतलब कटायन है। ठीक है ना, ये कटायन और दूसरा लेते हैं हम इधर। ठीक है ना, आयोनिक बॉन्ड बोले तो, ठीक है ना, ये हो जाएगा अनायन। ठीक है, दोनों आपस में मिलेंगे बेटा, तब जाके तैयार होता है। दोनों के बीच में क्या डेवलप होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में डेवलप होता है, इस तरह से तैयार होता है बेटा आयोनिक बॉन्ड। ये हमने पढ़ा। ठीक है, जब कटायन का साइज बहुत छोटा हो, स्मॉल साइज का अगर कटायन हो, ठीक है, एज कंपेयर टू अनायन, तो उस केस में होता क्या है कि कटायन जो है ये इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अनायन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इसका जो न्यूक्लियस है उस पर भी चार्ज पॉजिटिव रहेगा, इसका जो न्यूक्लियस है उस पर भी चार्ज पॉजिटिव रहेगा, तो न्यूक्लियस को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस में होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हो गया कटायन। ठीक है, अब इस प्रोसेस में होगा क्या, अनायन का जो साइज है ये अनायन है, ठीक है ना, इस तरह से बड़े साइज में है। ठीक है, अब होगा क्या, ये जब अट्रैक्ट करेगा इसका आउटर मोस्ट, इसके इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट वैलेंस के इलेक्ट्रॉन को, तो ये जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का वो इस तरह से हो जाता है, इस तरह से, मतलब उसमें उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर क्या होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं। ड्रिफ्ट मतलब खींचा जाता है उनको। ठीक है ना, तो ये जो है ये पुराना वाला पाथ है, तो इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा देता। अब पाथ ऐसा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का। ठीक है, और जो इसमें जो न्यूक्लियस है बेटा वो इधर दूर चले जाता है, इस तरह से। ठीक है ना, तो न्यूक्लियस दूर। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। ठीक है ना, तो इस तरह से एक प्रोसेस होती है और इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है, ठीक है ना, इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है बेटा पोलराइजेशन। ठीक है ना, इसकी वजह से क्या होता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है, इसमें आउटर मोस्ट अनायन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर ड्रिफ्ट होते हैं, खींचे पुल किया जाता है उनको। ठीक है ना, और न्यूक्लियस को इधर मतलब रिपेल किया जाता है और इलेक्ट्रॉन को पुल किया जाता है। इस वजह से अनायन जो है उसमें क्या हो जाता है, डिस्टॉर्शन आ जाता है, मतलब ठीक है ना, उसका जो शेप होता है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, पोलराइजेशन। और इस प्रोसेस में हो क्या जाता है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन दोनों आयंस के बीच में आ गया है, बराबर है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों आयंस के बीच में आने की वजह से बेटा ये अब शेयरिंग हो जाता है। ठीक है ना, इसमें शेयरिंग हो रही है क्या, नहीं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, इसको हमने आयोनिक बॉन्ड बोला। ठीक है, इसमें शेयरिंग बिल्कुल नहीं हो रही, इसमें इलेक्ट्रॉन दिए मतलब लूज और एक्सेप्ट किए जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन दोनों के सेंटर में आने की वजह से इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के कुछ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में क्या हो जाता है बेटा, शेयर हो जाते हैं। और जब शेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की तो फिर क्या डेवलप होगा बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर्स। तो देखो बॉन्ड तो था आयोनिक, लेकिन उसमें डेवलप क्या हो गया बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर्स। ठीक है ना, ये जो पूरी प्रोसेस है इसे कहा जाता है बेटा पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन। इसके लिए कंडीशन यही है कि कटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए और अनायन का साइज बिगर लार्ज रहना चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है पोलराइजेशन। ठीक है, अब यही प्रोसेस को मैं यहाँ पे राइट डाउन, ठीक है, लिख रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन जो है। ठीक है, इसमें हेडिंग लिख देता इसके ऊपर। ठीक है, ये जो था ये है कटायन, इसका न्यूक्लियस। ठीक है ना, और ये जो था अनायन। ठीक है, इसमें ये जो पाथ है ब्लू वाला, ठीक है, ब्लू वाले पाथ को लिखेंगे हम अनडिस्टॉर्टेड
डिस्टॉर्टेड अनायन, मतलब जिसका पाथ अभी चेंज नहीं हुआ। और ये वाला जो ब्लैक वाला जो है, ठीक है ना, इसको लिखेंगे बेटा डिस्टॉर्टेड अनायन, ठीक है ना। इस तरह से ध्यान में रखिएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि किस तरह से आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे when two oppositely charged ions approach to each other, ठीक है ना, approach to each other, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे बेटा इसमें approach to each other positively charged cation attract, ठीक है ना, attract valence shell electrons and repel the nucleus of anion, ठीक है, अनायन, ठीक है। यहां तक लिखने के बाद में, ठीक है, तो इसमें हमने अभी जो पॉइंट लिखा, इसमें लिखा टू अपोजिटली चार्ज आयंस जब अप्रोच करते हैं तो उस समय क्या होता है बेटा, कटायन अट्रैक्ट करता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, रिपेल करता है न्यूक्लियस ऑफ अनायन को, ठीक है। होता क्या इसमें, दिस कॉजेस, अब इसकी वजह से होता क्या है, दिस कॉजेस डिस्टॉर्शन इन अनायन, ठीक है ना, रिजल्टिंग, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, रिजल्टिंग some electrons are sharing, ठीक है ना, some electrons are sharing between two ions, ठीक है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, ठीक है ना। ये हो गया बेटा डिस्टॉर्शन इन अनायंस, ठीक है, उसकी वजह से सम इलेक्ट्रॉन्स आर शेयरिंग बिटवीन टू आयंस, ठीक है। दिस phenomenon is known as पोलराइजेशन, ठीक है। प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, पोलराइजेशन, ठीक है। चलो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया, इसका डेफिनेशन वाला पॉइंट। अब इस पोलराइजेशन की वजह से होता क्या है वो लिखना है आपको, ठीक है। सेकंड पॉइंट आगे बढ़ेंगे। ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, ड्यू टू पोलराइजेशन आयोनिक बॉन्ड डेवलप्स some covalent characters, ठीक है ना। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड डेवलप सम कोवेलेंट कैरेक्टर्स, ठीक है, इस तरह से। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा बेटा इसमें, ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं बेटा, ठीक है। तो जो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख रहा हूँ कि कितना परसेंटेज में पोलराइजेशन होगा, कितने परसेंटेज में पोलराइजेशन होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो वही लिख रहा है, द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन
ठीक है ना। एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय फजान्स रूल। इसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा फजान्स रूल, ठीक है ना। अब हम फजान्स रूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो एक बार फिर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमने अभी पढ़ा ये पोलराइजेशन की प्रोसेस है। ये कब पॉसिबल है बेटा, जब कटायन का साइज छोटा हो और आयन का साइज बड़ा हो, ठीक है ना। दोनों जब आपस में मिलते हैं बेटा तो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है ना। लेकिन जब कटायन का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल हो तो वो क्या करता है, अनायन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये क्या इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है बेटा, ड्रिफ्ट हो जाते हैं, ड्रिफ्ट। यहाँ पे एक टर्म्स लिख रहा मैं, ड्रिफ्ट, बराबर, ध्यान रखना, खींच चले जाते हैं। और इस वजह से दोनों आयंस के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं बेटा, शेयरिंग हो जाती है। तो आयोनिक बॉन्ड होता है लेकिन उसमें ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से क्या डेवलप हो जाता है बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर्स। यही सब कुछ मैंने यहाँ पे देखा अभी और आपको लिख के दिया है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ेंगे बेटा फजान्स रूल की तरफ। फजान्स रूल आपको एक्सप्लेन करके देगा कि भाई पोलराइजेशन किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा, ठीक है। चलो बेटा फजान्स रूल, ठीक है। तो देखते हैं वन बाय वन, इसमें 4 रूल है, ठीक है। तो फजान्स रूल, ठीक है। फजान्स रूल का सबसे पहला पॉइंट है बेटा, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है साइज ऑफ आयंस, ठीक है ना, साइज ऑफ आयंस सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट है वो क्या है वो देखिए, साइज ऑफ द आयंस। तो स्मॉलर साइज ऑफ कटायन, कटायन का साइज जितना छोटा हो उतना ज्यादा पोलराइजेशन, एंड लार्ज साइज ऑफ अनायंस, और अनायन का साइज जितना ज्यादा हो, ठीक है ना। ये दोनों ही कंडीशन में एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन जो है बेटा वो कैसा रहेगा, मोर रहेगा, ठीक है ना। दोनों ही कंडीशंस में ध्यान में रहेगा, कटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए और अनायन का साइज लार्ज होना चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन में एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन मोर रहेगा, ठीक है। चलो अब इसमें एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे Li, ठीक है, Li एग्जांपल जो दिया है बेटा इसमें LiCl और NaCl का दिया था, LiCl और दूसरे इसमें NaCl, ठीक है, बराबर है। अब बेटा इसमें अनायन जो है, अनायन दोनों जगह पर सेम है, अनायन जो है बेटा वो दोनों जगह पर सेम है, ठीक है ना। तो जो हम डिसीजन लेंगे बेटा किसके बेसिस पर लेंगे, कटायन के बेसिस पर लेंगे, ठीक है। अभी ये दोनों जो है कटायंस, ठीक है, यहाँ पे कटायन Li प्लस के फॉर्म में रहेगा और ये वाला कटायन यहाँ पे Na प्लस के फॉर्म में रहेगा, बराबर। अब दोनों में से किसका साइज स्मॉलर है, ठीक है। तो Li बेटा, ठीक है, इसमें इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है तो ये 2 और ये 1, बराबर, ठीक है। तो Li प्लस मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी गया, तो एक ही ऑर्बिट है इसमें, ठीक है। सोडियम की अगर हम बात करें तो बेटा इसका 2, 8 और ये 1, बराबर। Na प्लस है मतलब बेटा ये भी इलेक्ट्रॉन इसका गया, मतलब इसके 2 ऑर्बिट है, इसमें एक ही ऑर्बिट है, ठीक है ना। सिंस बराबर इसमें ऑर्बिट कम है तो इसमें ऑर्बिट कम है मतलब साइज ऑफ कटायन भी कम है, और साइज ऑफ कटायन अगर कम है तो इसमें पोलराइजेशन की प्रोसेस ज्यादा रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ऑर्बिट ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसका मतलब साइज ऑफ कटायन भी ज्यादा है, ठीक है ना। और साइज ऑफ कटायन अगर ज्यादा हो तो बेटा पोलराइजेशन कम रहता है, ठीक है ना। तो पोलराइजेशन इसमें ज्यादा है, बराबर। तो ये लॉजिक हमने लगाया, बराबर। और therefore LiCl is more
कोवेलेंट देन NaCl, ठीक है ना। मतलब NaCl की कोवेलेंसी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू NaCl, ये ज्यादा कोवेलेंट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम इसमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कटायन सेम था, अभी जो एग्जांपल लेंगे बेटा इसमें, ठीक है ना, अनायन कटायन, यहाँ पे अनायन सेम था, अभी हम कटायन सेम वाला लेंगे एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे LAR, ठीक है ना, और यहाँ पे LrCl, ठीक है, LAR और LrCl, ठीक है। अब बेटा इसमें कटायन जो है वो सेम है, कटायन जो है बेटा वो सेम है, ठीक है ना। तो अब डिसीजन किसके बेसिस पर होगा, अनायन के बेसिस पर होगा, ठीक है। तो ये जो है R माइनस अनायन और यहाँ पे Cl माइनस अनायन, ठीक है। अब अनायन का साइज कैसा होना चाहिए, बिगर होना चाहिए। तो हमको पता है क्लोरीन के नीचे में ब्रोमीन आता है, ब्रोमीन के नीचे में आयोडीन आता है, ठीक है ना। तो क्लोरीन आपको पता है एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट, 2, 8 और 17 होता है ना। तो इसमें बेटा 1, 2, 3, 4 रहा तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, आयोडीन है तो बेटा यहाँ पे 5 रहेगा, ठीक है ना, बराबर है। तो 5 इसमें ऑर्बिट्स रहते हैं, उसमें 3 ही ऑर्बिट्स हैं, मतलब यहाँ पे साइज ज्यादा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्बिट ज्यादा है, मतलब साइज ऑफ द अनायंस इसमें ज्यादा है, और साइज ऑफ द अनायन अगर ज्यादा है तो बेटा इसमें पोलराइजेशन भी ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। साइज ऑफ द अनायन अगर ज्यादा रहा तो पोलराइजेशन ज्यादा रहेगा। यहाँ पे बेटा ऑर्बिट के नंबर कम है, ऑर्बिट का नंबर कम है, मतलब साइज ऑफ द अनायंस भी कम है, और साइज ऑफ द अनायंस अगर कम रहे तो फजास रूल के हिसाब से पोलराइजेशन भी कम होता है, ठीक है। तो इस लॉजिक के बेसिस पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर LIR इज मोर कोवेलेंट देन LrCl। तो किसी कंपाउंड को, किसी आयोनिक कंपाउंड को यदि आपको डिसीजन लेना है कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो इस तरह से ये बेटा आपको हेल्प करेगा ये रूल्स, ठीक है, बराबर है। यहाँ पे अनायन का साइज ज्यादा है बेटा, इसलिए मोर कोवेलेंट उसमें, ठीक है ना। इसमें मोर कोवेलेंट क्या था, LrCl, इसमें कटायन का साइज सबसे छोटा था, ठीक है। तो इस तरह से आप डिसीजन ले सकते हैं बेटा। ये फजास रूल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। ये था पहला पॉइंट, पहला रूल्स, ठीक है। अब हम सेकंड रूल की तरफ बढ़ेंगे, रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2, यहाँ पे मैंने रूल नंबर 2 में क्या लिखा, चार्जेस ऑफ द आयंस, चार्जेस ऑफ द आयंस, ठीक है, बराबर है। अब इसमें रूल क्या है, लार्जर the charge on ions, ठीक है, more is polarization, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोलराइजेशन, सिंपल सी बात, ठीक है, रूल हो गया। अब इसमें Al3+, अब इसकी जो इसका जो है कंपाउंड जो है AlCl3 होगा, ठीक है ना, Mg2+ Cl- के साथ, ठीक है, और Na+ Cl- के साथ, ठीक है। अब ये AlCl3, MgCl2 और NaCl, इन तीनों में से कोवेलेंट सबसे ज्यादा कौन रहेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा चार्ज, देखो बेटा अनायन सेम चार्ज क्या है, इसका मतलब कटायन के बेसिस पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। कटायन में यहाँ पे चार्ज सबसे ज्यादा है, मतलब ये मोर कोवेलेंट, इसके बाद में ये, और ये कोवेलेंट इसके कंपैरिजन में NaCl के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बहुत इजी था ये रूल, ठीक है। अब बेटा इसमें रूल नंबर 3, ठीक है ना, रूल नंबर 3 देखिए, ये तो बहुत इजी था। जितना ज्यादा चार्ज, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा पोलराइजेशन, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें नेक्स्ट
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायंस, ठीक है। इसमें रूल क्या है, देखो रूल क्या है, कटायन हैविंग कॉन्फ़िगरेशंस S2P6D10 are more covalent than cations having configuration S2P6, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई ऐसा कटायन जिसका कॉन्फ़िगरेशन S लास्ट में बैलेंस वाला S2P6D10 हो, वो ज्यादा कोवेलेंट रहेगा एज कंपेयर टू S2P6 के साथ, ठीक है। तो इसमें रीजन ये है बेटा कि भाई जो डी सबसेल जो होता है ना, ठीक है, इसका अरेंजमेंट जो होता है उतना परफेक्ट नहीं होता जितना S और P होता है, और इस वजह से ये स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ज्यादा, ठीक है ना, बराबर। तो वो जो लॉजिक है वो इसमें लगाना होगा, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको लिख के दूंगा, समझ रहा है कि बेटा इसमें SPD और D10, ठीक है ना, S2P6D10, तो यहाँ पे D का रोल सबसे ज्यादा है। तो इसमें होता क्या है, बैलेंस सेल में अगर D है तो D जो सबसेल है बेटा वो ज्यादा इफिशिएंटली अरेंज नहीं होता एज कंपेयर टू S और P, तो उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उतना पावरफुल नहीं होता, किसका, D का। और स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर पावरफुल नहीं है तो क्या होगा बेटा, न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक पहुंचेगा, और न्यूक्लियर चार्ज अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक पहुंचेगा तो कटायन का जितना न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक पहुंचेगा बेटा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, ठीक है ना। तो बराबर ध्यान में रखिएगा, डी जो है बेटा वो स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम दिखा पाता है एज कंपेयर टू S एंड P, इसलिए S और P वाला रहा तो यहाँ पे पोलराइजेशन, ठीक है ना, कम रहेगा क्योंकि वो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा शो होता है, यहाँ पे कम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल लेता मैं इसमें, एक एग्जाम्पल लेता, ठीक है ना। एग्जाम्पल जो लिया हुआ है बेटा वो है NaCl और CuCl, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल में CuCl ये माइनस में और ये सिंगल प्लस में है, और दूसरा है एग्जाम्पल Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो दोनों को देखते हैं, बराबर। अब इसमें अनायन जो है बेटा वो तो सेम है, अनायन जो है वो दोनों जगह पर सेम है, तो जो भी डिसीजन लेंगे हम कटायन के बेसिस पर लेंगे बेटा, ठीक है। इसमें जो कटायन है Cu प्लस, ठीक है, अब ये 29 रहता है नॉर्मल, ठीक है ना, 1s2 स्टैटोनिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे कितना हो गया बेटा 10, ठीक है। उसके बाद में 3s2 देन 3p6 देन 4s2, ये हो गया बेटा 10, और उसके बाद में 3d9, ठीक है। अब लेकिन ये एबनॉर्मल बिहेवियर वाला है, ठीक है, यहाँ पे आ गया 9, लेकिन ये एबनॉर्मल बिहेवियर है तो ये चेंज हो जाता है बेटा, ये हो जाता है 4s1 और 3d हो जाता है बेटा 10, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब इसके न्यूक्लियस में, ठीक है, 29 बराबर, इसके 29 प्रोटॉन्स है, मतलब इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बेटा ये 4s प्लस मतलब Cu प्लस है, तो बेटा ये तो निकल गया, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या बचा इसका 3s2 देन 3p6, ये तो निकल गया। अब ये बचा 3d10, तो देखो ये आउटर मोस्ट इसमें है, बराबर, कटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2P6 और D10 के फॉर्मेट में, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा Na की, ठीक है ना। तो ये Na यहाँ पे Na प्लस के फॉर्म में है, एटॉमिक नंबर 11, तो 1s2 देन 2s2 देन 2p6 देन 3s1, ठीक है ना। तो यहाँ पे Na प्लस बोला तो ये यहाँ से निकल गया, मतलब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यही रहेगा, तो इसका मतलब ये 2s2 देन 2p6 है, बराबर, s2 और p6 वाले फॉर्मेट में, ठीक है ना। आपको पता है इसमें जो ये जो D है सबसेल, ठीक है ना, इसका स्क्रीनिंग
इफेक्ट जो रहता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो कैसा रहता है बेटा, लेस, और लेस होने की वजह से, ठीक है ना, इफेक्टिव, ये आपने पढ़ा है, ठीक है ना, सब पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जो रहता है वो कैसा रहता है बेटा, ज्यादा, और इस वजह से इसमें पोलराइजेशन, ठीक है ना, वो कैसा रहेगा बेटा, ज्यादा, ठीक है। अब ज्यादा रहेगा मतलब ये कोवेलेंट रहेगा, वो लेस कोवेलेंट रहेगा, ठीक है ना, बराबर है। यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है बेटा वो ज्यादा रहेगा, ठीक है, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, इसका मतलब पोलराइजेशन भी कम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये लॉजिक ध्यान में रखिएगा, जिस कटायन के लास्ट में S2P6D10 आता है वो ज्यादा कोवेलेंट है किसके कंपैरिजन में, जिस कटायन के लास्ट में वैलेंस सेल में S2P6 ये अरेंजमेंट आता है, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे मैं इसका आउटपुट लिख देता कि CuCl is more covalent than NaCl, ठीक है ना, CuCl is more covalent than NaCl, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा आपको हेल्प होगी फजांस रूल की, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है लेकिन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, रोल नंबर 4, ठीक है। अब रोल नंबर 4 है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है ना। जो सॉल्वेंट होता है ना बेटा, ये उसके लिए एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसके रेफरेंस में दिया है, ठीक है ना। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिजिक्स में जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ेगा ना उसमें थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। अभी तो सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि सॉल्वेंट का एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, इसमें ये दिया है कि जितनी ज्यादा वैल्यू रहेगी हायर, ठीक है ना, हायर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हायर द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, लेस पोलराइजेशंस, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट ध्यान में रखिए, जितनी ज्यादा वैल्यू रहेगी बेटा उतना पोलराइजेशन कम रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब आपको पता है सॉल्वेंट जो होता है बेटा, सॉल्वेंट वो सिर्फ दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना, एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल में आता है बेटा वाटर, ठीक है ना, ठीक है। पोलर इसके एग्जांपल में आता है वाटर, ठीक है ना। और नॉन पोलर का सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है बेटा बेंजीन, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म CsCl3, उसके बाद में CCl4, ठीक है ना, उसके बाद में CS2, तो बहुत सारे एग्जांपल है इसमें, ठीक है। नॉन पोलर में पोलर सॉल्वेंट जो वाटर है बेटा, इसमें होता क्या एक्चुअल में, ठीक है ना, इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है ना, वो ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से, ठीक है ना, ये एक्चुअल में क्या करता है, आयंस को सेपरेट आउट करता है, ठीक है ना, बराबर है। having tendency to separate out ions, ठीक है ना। और आयंस जब सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो पोलराइजेशन होगा नहीं, बराबर है। आयंस जब सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है, बराबर, आयन सेपरेट आउट हो जाता है, इसमें पोलराइजेशन जो है, पोलराइजेशन क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पोलर मीडियम जो है, एग्जांपल हमने वाटर लिया है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा रहता है बेटा, और इस वजह से ये इसकी टेंडेंसी रहती है वाटर में आयंस को क्या करे, वो सेपरेट आउट करे, और सेपरेट करेगा तो पोलराइजेशन नहीं होने वाला, ठीक है ना। लेकिन बेटा नॉन पोलर जो है, नॉन पोलर में इनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है बेटा, कम रहती है, ठीक है ना। इसमें टेंडेंसी टू सेपरेट
सेपरेट आउट, ये होती ही नहीं, और ये अगर टेंडेंसी नहीं होगी तो बेटा इसमें पोलराइजेशन होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इस रूल को आप ध्यान में रखेंगे, फजास रूल। चारों रूल बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला साइज पर था, दूसरा चार्जेस पर था, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर था, चौथा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर था, ठीक है। तो इस तरह से इस टॉपिक को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे हम। थैंक यू।